नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविधे संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम आज कह सकते हो आपके बीच दूसरा पार्ट लेके आएंगे अजमेर जिला दर्शन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम एक ऐतिहासिक शुरुआत कर चुके हैं जिसके अंदर राजस्थान के जीके को लगभग हमने सम्मिलित करके आपको जिले वाइज पढ़ाने की कोशिश की है। इसके अंदर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे, मैं इसमें सुधार करूंगा। हालांकि त्रुटि की संभावना बिल्कुल नगण्य रहेगी, लेकिन फिर भी मानवीय त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। अब बात करेंगे अजमेर के अंदर सेकंड पार्ट की, ठीक है। तो ये आपका पार्ट रहेगा सेकंड, अजमेर का पार्ट सेकंड, ठीक है। अपन पढ़ रहे थे प्रमुख दर्शनीय स्थल। क्या पढ़ रहे थे? पिछले वीडियो के अंदर पढ़ रहे थे अपने प्रमुख दर्शनीय स्थल, ठीक है। पिछले अंदर मैंने बताया था आपको अजमेर के जो उपनाम थे क्या थे। राजपुताने का नाका कहा जाता था, राजपुताने की कुंजी कहा जाता था। किस वजह से कहा जाता था? प्रमुख मंदिर कौन से थे? सोनी जी की नशिया मैंने पढ़ाई थी। इसके अंदर आपको पुष्कर के अंदर वर्मा जी का मंदिर मैंने पढ़ाया था। आपको कुंड्यास धाम के बारे में मैंने आपको बताया था, और थानेश्वर धाम उसके बारे में आपको मैंने बताया था, ठीक है। जो प्रमुख मंदिर भी हमने पढ़े थे, जिसके अंदर वरा मंदिर जो विष्णु जी का मंदिर है उसको भी हमने सम्मिलित किया था, ठीक है। आज जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है इसके अंदर अपन 2 या 3 पढ़ चुके हैं। शायद मैगजीन दुर्ग पढ़ चुके हैं, नारागढ़ दुर्ग पढ़ चुके हैं, और अपन पढ़ चुके हैं इसके अंदर कौन सी की बात करें, 2.5 दिन का झोपड़ा। फिर अपन पढ़ेंगे आगे इसका दर्शनीय स्थल आना सागर झील। कौन सी? आना सागर झील, ठीक है। आना सागर झील जो अजमेर के अंदर स्थित है। पहली बात इसकी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट, इसको कहा जाता है मुस्लिम समाज की गंगा, यानी मुस्लिम समाज के लिए पवित्र झील है। कौन सी? आना सागर झील की बात करें, ठीक है। अब इसकी बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया, ठीक है। निर्माण तो पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज, किसने करवाया? अर्णोराज ने, ठीक है। किसको? अर्णोराज जी ने, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इसके अंदर जो पानी है वो पानी कहां से आता है, तो याद रखना है पानी इसके अंदर आता है बांडी नदी का। किसका? बांडी नदी का इसके अंदर पानी आता है। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ, ठीक है। बांडी नदी का इसके अंदर पानी आता है, ठीक है। अब इसकी बात करें कि यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके किनारे पर जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग है। कौन सा है? दौलत बाग, ठीक है। अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है सुभाष उद्यान। क्या कर दिया गया? सुभाष उद्यान, ठीक है, स्थित है, ठीक है। और जहांगीर द्वारा निर्मित यहाँ पर एक है 12 द्वारी, 12 द्वार, यानी 12 खंभों का समूह है, एक दर्शनीय स्थल है प्रमुख रूप से, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी आना सागर झील है, इसके बारे में आपको याद करना, ठीक है। जो फैक्ट पूछे जा सकते हैं सीधे वही फैक्ट मैंने लिए हैं, यानी इसे मुस्लिम समाज की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुस्लिम समाज की गंगा कहा जाता है। फिर इसका निर्माण है वो अर्णोराज जी ने करवाया। किसने करवाया था? अर्णोराज जी ने। फिर इसके अंदर पानी है वो किसका आता है? बांडी नदी का। किसका? बांडी नदी का। फिर आपसे क्वेश्चन ये किया जाता है सुभाष उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे कहाँ पर? आना सागर झील के पास, या ये ऑप्शन में आएगा, ये ऑप्शन में आएगा, ठीक है। फिर जहांगीर द्वारा निर्मित भारतद्वारी भी है, ठीक है, यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल के रूप में, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी थी? आना सागर झील, ठीक है। अब इसके बाद में बढ़ते हैं अपन फाई सागर झील। कौन सी झील? फाई सागर झील। फाई सागर झील। फाई सागर झील की बात करें तो इसका निर्माण है वो जो आपकी आना सागर झील है उसके अतिरिक्त पानी को आगे लाकर बनाया गया, ठीक है। अब बात करें कि ये कब बनाई गई, तो इसका आता है नाम 1891
92 में अकाल राहत कार्यों के, अकाल राहत कार्यों में इसका निर्माण हुआ। अकाल राहत कार्यों में इसका निर्माण होता है और इसके निर्माण करने वाले थे जो प्रमुख अभियंता या कह सकते हो इंजीनियर फाय ने। किसने बनाई थी? फाय ने। तो इसके कारण इसका नाम क्या हो गया? फाय सागर। और इसके अंदर भी जो जल है, जो पानी है, वो आता है बांडी नदी का। किसका आता है? बांडी नदी का। जैसे आना सागर झील थी, उसके अंदर भी किसका आता था? बांडी नदी का आता था। ठीक है, तो ये आना सागर झील को आगे एक नहर के रूप में लाकर फिर इसकी झील बनाई गई थी। ठीक है, और किसके लिए? अकाल राहत कार्यों के लिए निर्माण किया गया था इसका, फाय सागर झील का। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ये भी कहाँ पे? आपकी अजमेर के अंदर। कहाँ पे? अजमेर के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रमुख दर्शनीय स्थल। ठीक है, जो अगला प्रमुख दर्शनीय स्थल है वो आपके हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और काफी विचित्र भी है, घोड़े की मजार। ठीक है, घोड़े की मजार ये कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखना। तो ये घोड़े की मजार स्थित है तारागढ़ दुर्ग। अभी हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो के अंदर। जो तारागढ़ दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग में जो मीरान साहब है, मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह परिसर, मीरान साहब की दरगाह परिसर में इसका निर्माण किया गया है, स्थित है। सॉरी, निर्माण क्या स्थित है? जो मीरान साहब हैं, मीरान साहब, ठीक है, इनके दरगाह परिसर के अंदर ये स्थित है घोड़े की मजार। ठीक है, और ये भारत की एकमात्र घोड़े की मजार है। भारत की एकमात्र घोड़े की मजार है। ठीक है, फिर ये जो मीरान साहब का प्रिय घोड़ा था, मीरान साहब की प्रिय घोड़े, प्रिय घोड़े की मजार। ठीक है, फिर यहाँ पर चने की दाल चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? चने की दाल चढ़ाई जाती है। और किंवदंतियां तो ये भी हैं कि ये जो मजार है वो चने की दाल खाती भी हैं। ठीक है, अब पता नहीं भाई इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन किंवदंतियां जरूर हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, घोड़े की मजार भारत की एकमात्र है। ध्यान रखना, राजस्थान की नहीं, भारत की एकमात्र घोड़े की मजार है। और कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन में ये भी आ सकता है तारागढ़ दुर्ग, ये भी आ सकता है मीरान साहब दरगाह परिसर, और ये भी आ सकता है अजमेर। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देखना है कि तारागढ़ दुर्ग है, मीरान साहब है, या कौन सा है? अजमेर है। तो आपको इसके अनुसार आपको आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पर चने की दाल चढ़ाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला अगर प्रमुख स्थल की बात करें तो वो रहेगा आपका कौन सा? घोड़े की मजार अपनी हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद में जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है वो है पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान का स्मारक यहीं पे स्थित है, याद रखना। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है। जो अंतिम अपना कर लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक स्थल यहीं पे स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे आप, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक स्थल है वो भी यहीं पे है। ठीक है, तो ये आपके थे जो प्रमुख दर्शनीय स्थल थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। कौन से? प्रमुख दर्शनीय स्थल। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे अपन तो प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनका जुड़ाव या जिनकी कर्म भूमि या जिनकी जन्म भूमि जो अजमेर रही थी, उसके बारे में बात अपन करते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे अपन जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं
प्रमुख व्यक्तित्व जिनका संबंध अजमेर से रहा है। ठीक है, उनकी चर्चा करेंगे। जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनका संबंध अजमेर से रहा है, उनकी चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, पहली चर्चा करें सेठ दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी। ठीक है, तो ये क्या थे? 1857 या सीधा ही कह लो स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों को धन उपलब्ध करवाने वाले भामाशाह। ठीक है, क्या याद रखेंगे? स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों को धन उपलब्ध करवाने वाले भामाशाह। और ये प्रमुख उद्योगपति थे। क्या थे? उद्योगपति थे उस समय, बड़े व्यापारी थे। लेकिन इन्होंने जो अपना धन है वो सारा का सारा किसको उपलब्ध करवा दिया था? आपके जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनको धनाभाव न हो, धन की कमी से ये अपना कार्य नहीं रोके, इसके लिए इन्होंने उपलब्ध करवा दिया था। ठीक है, अभी दूसरे शख्सियत की चर्चा करते हैं अपन, तो वो है हरिबाऊ उपाध्याय। किसकी? हरिबाऊ उपाध्याय। ठीक है, तो अजमेर के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री रहे थे। एकमात्र मुख्यमंत्री रहे थे। याद रखना है किसका? हरिबाऊ उपाध्याय, यानी अजमेर के एकमात्र और प्रथम जो मुख्यमंत्री हैं वो रहे थे। कौन? हरिबाऊ उपाध्याय। ठीक है, तो ये आपके दो शख्सियत होती है कंप्लीट। फिर तीसरी शख्सियत पढ़ते हैं अपन, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती की कुछ समय है जो अजमेर के अंदर गुजरा है। हालांकि इनकी जो जन्मभूमि ये नहीं रही है, लेकिन कुछ समय इनका यही गुजरा है। और इनकी जो कह सकते हो जो अंतिम यात्रा है वो यहीं पे संपन्न हुई थी, अजमेर के अंदर। कहाँ पे? अजमेर के अंदर। आपको पता भी है कि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब जोधपुर के अंदर ये जोधपुर से वापस अजमेर आए थे, तब लास्ट पड़ाव यहीं पे था इनका। जो इनकी नैनी भक्तन है उनके द्वारा जहर देकर इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज के संस्थापक, याद रखना है इनका प्रमुख कार्य क्या था? आर्य समाज के संस्थापक थे और सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता। तो इनका प्रमुख ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश, इसको भी आप याद रखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता थे। ठीक है, तो इनकी भी कर्मस्थली कहाँ रहा है? अजमेर रहा है। कहाँ रहा है? अजमेर। ठीक है, और यहाँ पर इनकी क्या बनाई गई है? तो कह सकते हो इनके निर्वाण के बाद इनकी जो प्रमुख कह सकते हो समाधि स्थल है, या कह सकते हो जो इनका प्रमुख स्थल है, यहीं पे बनाया गया है। इनका निर्वाण स्थल है, निर्वाण स्थल यहीं पे बनाया गया। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे अजमेर में अंदर आपको पता है आपकी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं MDS चलती है, संचालित है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय। कौन सी? महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय। ठीक है, ये कहाँ पर यूनिवर्सिटी चलती है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी अजमेर के अंदर। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती कुछ समय यहीं पे, जो अंतिम समय इन्होंने यही व्यतीत किया था। ठीक है, फिर इसके बाद में चलते हैं अगले जो
स्वतंत्रता सेनानी थे अर्जुन लाल शेट्टी। अर्जुन लाल शेट्टी। अर्जुन लाल शेट्टी के बाद में याद रखना है जो हरिभाऊ उपाध्याय हैं और अर्जुन लाल शेट्टी है, इनकी कर्म भूमि अजमेर रहा था। क्या रहा था? कर्म भूमि अजमेर, यानी जन्म अन्यत्र जगह हुआ था, लेकिन कह सकते हो जो कर्म भूमि है वो यहीं पे रही थी। क्या रही थी? यहीं पे रही थी। ठीक है, कर्म भूमि लिखता हूं, कर्म भूमि अजमेर रही थी। ठीक है, यानी जो अपने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जितने भी कार्य थे वो यहीं से संचालित इन्होंने किए थे, अर्जुन लाल शेट्टी ने। ठीक है, अब ये आपके जो प्रमुख व्यक्तित्व था अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में ये चर्चा अपन पूर्ण करते हैं। इसके बाद में अगला व्यक्तित्व पढ़ेंगे अपन श्रीमती अरुणा राय। श्रीमती अरुणा, महिलाओं के बारे में है लेकिन चर्चा करेंगे अपन श्रीमती अरुणा राय। अब इनका संबंध क्या था, किससे था? तो ये प्रमुख समाज सेविका थी। क्या थी? प्रमुख समाज सेविका थी। ठीक है, क्या थी? प्रमुख समाज सेविका थी। अब समाज सेविका तो बहुत सी थी, इसको हम सर क्यों चर्चा करते हैं? इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक कारण है। कैसे? इसके अंदर ध्यान रखना, जो आप आज पढ़ते हैं आरटीआई एक्ट 2000, यानी सूचना का अधिकार। जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये इन्हीं की देन है। इन्होंने ही एक आंदोलन के रूप में शुरुआत की थी। अजमेर के अंदर एक गांव आता है, वहां पर जो आपका मस्ट रोल है, यानी जो नरेगा श्रमिक कह सकते हो कार्य करते हैं, उससे पहले नरेगा तो बाद में आई थी, उससे पहले जो काल रात के कार्य होते थे या मान लीजिए का किसी प्रकार कार्य होते थे, जो मजदूरों को वेतन मिलता था उसके अंदर धांधलियां हुआ करती थी। तो मजदूरों ने जानना चाहा कि भाई हमें कितना मिलता है, कितना हमें देते हैं, तो वहां पर मना कर दिया गया। तो इन्होंने प्रमुखतः आवाज उठाई कि भाई हमें सूचना का अधिकार होना चाहिए, कि भाई कितने रुपए हमारे लिए आते हैं, कौन सी योजना हमारे लिए बनाई जाती है, सरकार पैसों को कहाँ खर्च करती है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार के अंदर कह सकते हो आंदोलन के रूप में शुरुआत की, और इसको आरटीआई के रूप में परिणित इसे ने करवाया, यानी परिणित करने में प्रमुख इनकी भूमिका रही है। ठीक है, ये कोई राजनेता नहीं है, समाज सेविका है। आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है श्रीमती अरुणा राय का संबंध किससे है, तो आरटीआई एक्ट से दे सकता है और समाज सेविका इससे दे सकता है। वहां पे ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं, समाज सेविका, एक राजनीति के, एक हो सकता है अभिनेत्री, इस प्रकार से भी इसके ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है प्रमुख समाज सेविका थी। क्या थी? प्रमुख समाज सेविका थी। ठीक है, और याद रखना कि ये जो मैग्सेसे पुरस्कार है, मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित हुई थी। जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इससे भी सम्मानित हुई थी। कौन? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से। ठीक है, पूरा नाम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये तो कौन? श्रीमती अरुणा राय। इनका संबंध किससे था भाई? जो आरटीआई एक्ट था उसके निर्माण के अंदर कह सकते हो आंदोलन के रूप में इन्होंने शुरुआत की, और ये 2000 के रूप में फिर आरटीआई सूचना के अधिकार के रूप में परिणित हुआ था। तो याद रखना श्रीमती अरुणा रॉय के बारे में। ठीक है, अगले जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उसके अंदर अपने सम्मिलित करते हैं हरविलास शारदा। ठीक है, कौन? हरविलास शारदा। हरविलास शारदा का संबंध किससे था? शारदा एक्ट से। किससे? शारदा एक्ट। शारदा एक्ट का अर्थ यानी बाल विवाह निषेध से, यानी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, यानी बाल विवाह पर कानून निर्माण
इनके कार्यों के अंदर कह सकते हो इनकी प्रमुखतः भूमिका रही थी, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी कह सकता है शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो आपको याद ये रखना है कि बाल विवाह निषेध से है। किससे है? बाल विवाह निषेध से। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बाल विवाह निषेध में प्रमुखतः योगदान किसका था? हरविलास शारदा का। किसका था? हरविलास शारदा। इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया शारदा एक्ट। क्या नाम रखा गया? शारदा एक्ट। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख व्यक्तित्व थे वो आपके पूर्ण हो चुके हैं, जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व थे वो। ठीक है, अब इसके बाद में बात करेंगे अजमेर के अंदर जो प्रमुख और चर्चाओं के अंदर जो स्थान रहते हैं उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्रमुख स्थान है उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, अब अजमेर के अंदर एक पार्ट है पुष्कर। पुष्कर काफी चर्चा में रहने वाला। ठीक है, तो इसको अब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, पहले इसके उपनाम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उपनाम। ठीक है, जो पुष्कर है हिंदुओं का प्रमुखतः कह सकते हो एक पवित्र तीर्थ है। ठीक है, हिंदुओं का प्रमुख पवित्र तीर्थ, यानी पुष्कर झील है, उसके किनारे अच्छा खासा कह सकते हो वर्मा जी के जो वर्मा जी मंदिर है, सावित्री मंदिर है, वो यहाँ पे स्थित है। अब इसको कहा क्या जाता है? कोंकण तीर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तीर्थ। उपनाम इसका पहला आ गया कौन सा? कोंकण तीर्थ इसको कहा जाता है। फिर इसका एक नाम आता है आदि तीर्थ। कौन सा? आदि तीर्थ। फिर तीर्थराज। क्या? तीर्थराज। ठीक है, ये इसके उपनाम है, याद रखना कौन कौन सा? कोंकण तीर्थ, आदि तीर्थ, तीर्थराज। क्या? कोंकण तीर्थ, आदिनाथ और तीर्थराज। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्थान कौन से हैं ध्यान रखना। पहला, यहाँ पर एक पंचकुंड है। क्या है? पंचकुंड। पंचकुंड के बारे में कहा जाता है जो पांडव थे, पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय यहां व्यतीत किया था। यहां व्यतीत किया था। ठीक है, पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ व्यतीत किया था। पंचकुंड स्थान से नाम जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में पुष्कर के अंदर और प्रमुख स्थान कौन से थे? ठीक है, अब बात करें पुष्कर के अंदर जो चर्चा कर चुके हैं, सिर्फ नाम लिख लेते हैं। वर्मा जी का मंदिर स्थित है। कौन सा? वर्मा जी का मंदिर स्थित है। पूरी चर्चा अपने पिछले वीडियो के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, और पुष्कर मेला। पुष्कर मेला, तो पुष्कर मेले के अंदर बात करें तो पहले इसका फैक्ट रहेगा राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला। क्या? राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला यही है। और सर्वाधिक लंबी अवधि वाला मेला। ज्यादा समय तक चलने वाला। ठीक है, और सबसे रंगीन मेला कह सकते हो, और सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो पुष्कर मेला जो राजस्थान का रंगीन मेला भी कहा जाता है इसे, सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला। रंगीन कैसे? यहाँ पर कई प्रकार के, जैसे यहाँ पर ऊंटों की दौड़ भी होती है, यहाँ पर
पवित्र स्नान भी होता है, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हो विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ हैं वो भी यहाँ पर दिखाई जाती हैं। राजस्थान की जो सांस्कृतिक झांकियाँ हैं वो भी होते हैं, कई प्रकार के नृत्य होते हैं, कई प्रकार के कह सकते हो यहाँ पर जो गुब्बारा है, गुब्बारे, वो भी उनका सम्मेलन भी यहाँ पर होता है, ठीक है। और इसके बाद में बात करें कि जो वर्मा जी का मंदिर है वहीं पे स्थित था, पुष्कर मेला है, ये सबसे पहला कह सकते हो सांस्कृतिक मेला राजस्थान का, और सर्वाधिक लंबी अवधि मेला और सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक हैं वो इसी मेले के अंदर आते हैं। किसके अंदर? पुष्कर मेले के अंदर, ठीक है। और जो ऊंटों की दौड़ है वो यहीं पे होती है, ठीक है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें पुष्कर मेले के बाद में, तो आपकी आगे आती है पुष्कर झील, ठीक है, पुष्कर झील। इसके अंदर इफेक्ट याद रखना है, सबसे बड़ा और सबसे चर्चा का विषय, चिंताजनक विषय बढ़ जाता है। राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील, भाई बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है झील। राजस्थान की सबसे ज्यादा प्रदूषित झील माने जाते हैं, प्रदूषित झील मानी जाती है तो पुष्कर झील मानी जाती है। कौन सी प्रदूषित झील है? पुष्कर झील। कौन सी? पुष्कर। अब पुष्कर झील की बात करें और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, तो कहा जाता है यहाँ पर दीपदान की जो परंपरा है, दीपदान की जो परंपरा है वो यहीं से प्रारंभ होती है। दीपदान, दीपदान जानते हैं आप? जैसे दियों के समूह को पानी के अंदर तिराना, उसे कहते हैं दीपदान। पर क्या कहते हैं? दीपदान है, ठीक है। चौहान वंश के जो एक रानी थी उसके द्वारा ये शुरू की गई थी, ठीक है। फिर पुष्कर झील के बारे में कहा जाता है कि पुष्कर झील के अंदर वर्मा जी का मंदिर के सामने, वर्मा जी के मंदिर के जस्ट सामने जो पुष्कर झील अवस्थित है, ठीक है। और इसके बारे में क्या चर्चा करते हैं? पुष्कर झील, यानी यहाँ पर दो तीर्थ भी हैं, एक बूढ़ा पुष्कर भी कहा जाता है, नाम आता है बूढ़ा पुष्कर। क्या नाम आता है? बूढ़ा पुष्कर। तो आप कंफ्यूज मत होना, बूढ़ा पुष्कर ये भी यही स्थित है, थोड़ा सा दूरी पर चलते हैं पुष्कर झील, बूढ़ा पुष्कर भी यही स्थित है, ठीक है। तो आपके ये पुष्कर झील के बारे में जो फैक्ट दें वो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें तो पुष्कर झील के बाद में एक प्रमुख जो तीर्थ स्थल है जो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता है, उसकी बात करें, ख्वाजा गरीब नवाज, ठीक है, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, ठीक है। ये स्थित है अजमेर के अंदर। कहाँ पे स्थित है? अजमेर के अंदर, याद रखिएगा आप, ठीक है, अजमेर के अंदर स्थित है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह। अब ये दरगाह क्यों मशहूर हुई, किस कारण से ये जानी जाती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। पहली बात, सांप्रदायिक सौहार्द का स्थल है, सांप्रदायिक सौहार्द की स्थल ही कह सकते हो इसे, ठीक है। यानी जो सभी धर्मों के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं, तो ये क्या हो गई? सांप्रदायिक सौहार्द की स्थली हो गई सभी धर्मों के लोगों के यहाँ आने के कारण, ठीक है। अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? अजमेर के अंदर स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दरगाह है वो किसकी है? जो दरगाह है वो दरगाह किसकी है? दरगाह है यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ध्यान रखना आपको, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से आपको फैक्ट याद रखने हैं, क्या क्या फैक्ट, ठीक है। पहली
तो चिश्ती सिलसिला है, पूरा लिखता हूं मैं, यहां से लिख देता हूं, भारत में, पाकिस्तान में नहीं, भारत में जो चिश्ती सिलसिला है, एक मिनट, चिश्ती सिलसिला। अब आप बोलोगे सिलसिला, जैसे अपने यहाँ संप्रदाय होते हैं हिंदू धर्म के अंदर, उसी के अंदर क्या होते हैं, सिलसिले होते हैं। क्या होते हैं, सिलसिला। तो चिश्ती जो सिलसिला है के संस्थापक इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संस्थापक। ठीक है। फिर दूसरे फैक्ट की बात करें इनके बारे में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी के बारे में, तो जो सूफी मत है, सूफी मत के संस्थापक यही है। कौन, सूफी मत के संस्थापक हैं वो यही हैं। कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में और चर्चा करते हैं कि ये भारत के अंदर कह सकते हो कि जो इनका प्रमुख योगदान था वो चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती सिलसिला, उसके संस्थापक हो गए, सूफी मत के संस्थापक। इनके पिताजी कौन थे, इनकी माताजी कौन थी, उसकी बात करते हैं। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। इनके पिता का नाम और माता का नाम, ये इनके जो गुरु थे उनका नाम था उस्मान हुरानी, गुरु का नाम। ठीक है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इनके जो पिताजी हैं, उनके पिताजी का नाम था हजरत ख्वाजा इनके पिताजी का नाम है हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन, हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन। ठीक है। और इनकी माताजी का नाम था, वो था बीवी शाहीनूर, बीवी शाहीनूर। इनके जो गुरु का नाम था वो नाम था उस्मान हारूनी। कौन था, उस्मान हारूनी। ठीक। शेख उस्मान हारूनी। ठीक है। तो ये होगी पूर्णतः इसके अंदर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे उनके बारे के अंदर चर्चा। ठीक है। अब बात करें इस दरगाह के अंदर जो परंपराएं हैं, प्रमुख हैं, जो प्रमुख परंपराएं हैं वो कैसे संचालित होती हैं, कैसे नहीं होती, उसके बारे में चर्चा अपन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कहा जाता है जो हर वर्ष जो चादर चढ़ाने की रस्म है वो शुरुआत कौन करता है, कौन नहीं करता है, उसके बारे में चर्चा अपन करते हैं। ठीक है। तो हर वर्ष झंडा चढ़ाने की रस्म ये करता है भीलवाड़ा का गोरी परिवार। कौन करता है, भीलवाड़ा का गोरी परिवार संपन्न करता है। कौन करता है, भीलवाड़ा का गोरी परिवार संपन्न करता है। ठीक है। याद रखा, आपको याद रखना है जो यहाँ पर झंडा चढ़ाने की रस्म है वो कौन पूरी करता है। ठीक है। कौन करता है, गोरी परिवार, भीलवाड़ा का जो गोरी परिवार है। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रमुख स्थल है वो कौन से हैं। तो यहाँ पर दो देग बनी हुई है। क्या बनी हुई है, देग। देग किसे कहते हैं, जो भोजन पकाने का स्थान है। ठीक है। बड़ा सा स्थान है। दो देग यहाँ पर दो है, एक तो बड़ी देग है, एक छोटी देग है, दो देग है।
जो बड़ी देग है वो बसाई थी किसने? अकबर ने। किसने बसाई थी? बसाई क्या? बनाई भाई अकबर ने। ठीक है, बड़ी देग है अकबर ने बनाई थी, और जो छोटी देग है वो बनाई थी किसने? आपके जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। जहांगीर ने। ठीक है।